Students, so we are studying 11th standard Maharashtra Board Economics, chapter number 2, money. Okay, money जब आया था उससे पहले there was barter system. Everybody knows barter system क्या होता है. You are exchanging goods and services for other goods and services. Okay, so barter system में कुछ difficulties होती थी. एग्जाम में वो लोग पूछते हैं what are the difficulties under barter system. So first difficulty is, right now try to learn also and understand also, problem of double coincidence of wants. खुद के लिए ऐसा माइंड मैप अपने नोटबुक में बनाओ. प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. क्या मतलब है इसका? सी, ये मान लेते हैं भानेमी है और ये मान लेते हैं अरहान है. नाउ भानेमी के पास राइस है और उसको बदले में मिल्क चाहिए. ठीक है, अरहान के पास मिल्क है और उसको बदले में राइस चाहिए. तब तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी कि भानेमी बोलेगी अच्छा ठीक है, मैं तुमको राइस देती हूँ, तुम मुझे बदले में मिल्क दो. ठीक है, एंड अरहान बोलेगा मैं तेरे को मिल्क देता हूँ, बदले में मुझे राइस दे. बट भानेमी की ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी यदि भानेमी के पास राइस है, उसको बदले में मिल्क चाहिए. अरहान के पास मिल्क है ही नहीं, उसके पास व्हीट है. विल भानेमी बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट एक्सचेंज? ही विल नॉट बी. अरे राइस देके मुझे व्हीट चाहिए ही नहीं, मुझे तो राइस देके मिल्क चाहिए. सो देयर शुड बी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. जो मेरे पास है वो तुझे चाहिए और जो तेरे पास है वो मुझे चाहिए. दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. So problem of double coincidence of wants can be solved only, you know, जब एक आदमी के पास दूसरी चीज और दूसरे के पास पहली, तभी बार्टर सिस्टम होगा, नहीं तो होगा ही नहीं. That is one thing. Okay, the second problem is lack of common measure of value. Lack of common measure of value. हम बात करते हैं इसके बारे में. एक बार हम लिख लेते हैं फटाफट सारे पॉइंट्स. उसके बाद डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स. देखो, मैं चाहूँ यदि मेरे पास 3 लाख रुपीज है, मैं आराम से एक छोटे से बंडल में लेके आराम से अलमारी की एक छोटी सी जगह छोटे से ड्रॉअर में रख सकती हूँ. लेकिन मान लो 3 लाख की फिश स्टोर करनी है, 3 लाख की वेजिटेबल स्टोर करनी है, गोडाउन लगेगा मुझे. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर गुड्स, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वेरी इजी टू स्टोर मनी. ओके, नेक्स्ट, problem of making deferred payments. Actually, I hope you're writing with me. My writing won't help you. Problem of making deferred payments. Deferred का मतलब क्या होता है? You should understand, not mug up. Deferred का मतलब होता है कोई चीज आप आज खरीदते हैं और उसका पेमेंट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद करते हैं. दैट इज, हिंदी में उसको बोलते हैं उधार पे सामान खरीदना. इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्रेडिट पे सामान खरीदना. नॉट फॉर कैश, इन क्रेडिट. सो इफ देयर इज मनी यू कैन बाय टुडे and you can pay after 1, 2, 3 months, whatever is your agreed time period. But money नहीं है, so what is the point? मतलब आगे 3 महीने बाद मैं तुमको क्या दूंगा और उस समय उस चीज की वैल्यू भी क्या रहेगी. मैंने आज, मान लो मैं आज मैंने अर्श को बोला कि अर्श चल मेरे पास डाइनिंग टेबल है, तेरे को वो चाहिए. और अर्श ने बोला अच्छा मेरे पास एक गाय है, तो बदले में गाय लोगे क्या? मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो मुझे आज नहीं दे रहा.
मैं 3 महीने बाद आपको एक गाय दूंगा। 3 महीने में तो गाय के साथ कुछ भी हो सकता है, उसका सड़क पे एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी वैल्यू कम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आज जो वैल्यू है वो 3 महीने बाद आपके गुड्स की भी वैल्यू रहेगी, हमको क्या पता है। सो देर इज प्रॉब्लम ऑफ डिफर्ड पेमेंट, दैट इज उधार। उधार जहाँ होता है वो मनी के कारण ही पॉसिबल होता है। इवन इफ यू सी ऑल द बैंक्स आर रनिंग बिकॉज ऑफ मनी। यदि आज भी हम बाटर सिस्टम की दुनिया में ही रहते हैं तो बैंक्स होते नहीं होते, बिकॉज बैंक का मेन जिसके ऊपर वो बिजनेस करती हैं दैट इज मनी। सो प्रॉब्लम ऑफ deferred payment. Then indivisibility of certain goods. यदि मुझे 1 किलो चावल के बदले में से 1.5 लीटर दूध मिल रहा है, दैट इज ओके, ठीक है, छोटी चीज है ये। बट थिंक अबाउट कि एक बड़ी शिप है जिसमें 1000 पीपल ट्रैवल कर सकते हैं, वो शिप के बदले में क्या, इट इज सच बिग, उसके बदले में कितनी छोटी चीजें आएगी, वो फाइंड आउट करना है कितना मुश्किल है, बिकॉज देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। आज हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं 5 रुपीज का एक पेन है, 2 रुपीज का एक इरेजर है, नोटबुक 20 रुपीज की है, देर इज सम कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लेकिन बार्टर में ये कौन बताएगा कि ये कौन कौन सी चीज कितने की है। ओके हर चीज का मनी के हिसाब से टैग प्राइस है, वी नो ये मेरे बजट में है या नहीं, आई हैव टू बाय और नॉट। बट इन barter system there is lack of common measure of value. So in exams this is a very common question to be asked, barter system की difficulties क्या क्या होती हैं। You have to write the head points first and then you have to explain. Now इसी क्वेश्चन से और क्या क्वेश्चन बनता है कि डिफर्ड पेमेंट्स है तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में। Okay, then they can also give you in a MCQ कि ये 4 points है, इसमें से एक point they will put अपने ही मर्जी का and they will ask you which is not a difficulty of barter system. So at least you should learn all the 5 head points because then आपको MCQ easy होगा। And before learning, I hope you have understood the difficulties of barter system. I give you 2 minutes, try to recap and then we'll go ahead. None. So we spoke about the problems of barter system, which is a very important question. And children, let me tell you, not only for your 11th standard, आगे भी आप इसको कई बार देखेंगे. So better to do it in 11th standard only. Now, money. They ask you the meaning of money. क्या है money? So money is anything that is generally acceptable as a mean of exchange and at the same time acts as a measure and store of value. So it is like स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है। ये दो कीवर्ड्स है जो आने ही चाहिए। तो मनी में आप क्या लिखेंगे, एनीथिंग, फास्ट लिखो बेटा, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल या जनरली एक्सेप्टेड as a mean of exchange, as a medium of exchange. मैं दुकान पे गई, मैंने 1 किलो मैदा खरीदा 50 रुपीज का, तो मैंने उसको 50 रुपीज का नोट दिया, उसने ले लिया।
क्या कभी ऐसा आपने देखा है कि आप दुकान पे गए, आपने 1 किलो मैदा खरीदा, 50 रुपीज की बजाय वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो ये नहीं लूंगा, 50 रुपीज का सिल्वर दो मुझे बदले में। ऐसा होता है? कभी नहीं होता, बिकॉज मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की दैट इज मैंने सामान लिया और बदले में पैसा दिया। एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज and at the same time acts as store of value. मनी में देर इज स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब यदि मेरे पास 1 लाख रुपए का बंडल है, इट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। यही गुड्स को रखना, 1 लाख की गुड्स को रखना, मान लो मुझे 1 लाख की वेजिटेबल्स भरनी है, ट्रक लगेगा, बट 1 लाख रुपए आई कैन स्टोर इट वेरी इजीली। ओके, सो इट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो, सबसे पहले क्या क्या आया हम उसकी बात करेंगे। एनिमल मनी, कॉमोडिटी मनी, उसकी बात करेंगे। फटाफट पहले ये अब मनी गो थ्रू कर लो। आपको समझ में आ रहा है मनी? कैन आई गो फर्दर? वी विल टॉक अबाउट देन इवोल्यूशन ऑफ मनी। जो सबसे पहले आया ना बेटा, दैट वाज एनिमल मनी। और बहुत इजीली एक एमसीक्यू का क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन बन जाता है इधर। एनिमल मनी मतलब क्या? काउ, शीप, गोट, इन सब के बदले में आप सामान ले रहे हैं, तो एनिमल मनी दैट इज काउ, शीप, गोट एक्सेट्रा। एनिमल मनी के बाद क्या आया? कॉमोडिटी मनी। एग्जाम्पल दो लर्न करना जरूरी है। कॉमोडिटी मनी में क्या होता है? आपको पता है पहले है ना, अच्छी सुंदर फेदर्स के बदले में भी सामान दिया जाता था। फेदर्स, शेल्स, फेदर हुआ, शेल हुआ, फर हुआ एक्सेट्रा। तो एनिमल मनी आया, उसके बाद कॉमोडिटी मनी आया, उसके बाद मेटालिक मनी। अब मेटालिक मनी आप खुद ही समझो ना, इवन आज आप कॉइन यूज करते हो, मेटल का ही है अभी भी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम के कॉइन। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, so that is metallic money। बट क्या कॉइन्स के फॉर्म में? कॉइन्स बाद में बने, पहले गोल्ड और सिल्वर के बदले में जो एक्सचेंज होता था ना, दैट इज मेटेलिक मनी। उसके बाद मेटेलिक कॉइन्स आए। तो फोर्थ इज मेटेलिक कॉइन्स। ठीक है, अब मेटेलिक कॉइन्स देखो, फुल बॉडीड कॉइन्स क्या होते हैं ये बात समझो। फुल बॉडीड कॉइन्स जिनकी फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेंसिक वैल्यू। मतलब मान लो कोई कॉइन कॉइन है, उसको उसी शेप में ढाल दिया है, यदि तुम उसको बीट करके और मेटल की शेप में भी बेचोगे ना, तो भी तुमको उतना ही पैसा मिलेगा जितना कॉइन का मिलता। तो दैट इज कॉल्ड एज द फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेंसिक वैल्यू, that are called as full bodied coins। मैं यहाँ लिखती हूँ full bodied coins। जितना मेटल है उसके अंदर उतने का ही उसको वैल्यू है। full bodied coins where face value is equal to its intrinsic value। एंड दूसरा होता है टोकन कॉइन। टोकन कॉइन्स का क्या मतलब है? उसकी जो फेस वैल्यू, क्योंकि गवर्नमेंट ने छाप दिया है
कॉइन है इसलिए उसकी वैल्यू 10 रुपए है। उसमें मेटल उतना नहीं है, 10 रुपए जितनी वैल्यू का मेटल नहीं है। टोकन कॉइन्स में फेस वैल्यू इज ग्रेटर, उस पर लिखा है 10 रुपए इसलिए 10 रुपए का सामान मिल रहा है हमको, लेकिन वो एक्चुअल में उतनी वैल्यू का मेटल नहीं है। फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। समझ में आई बात? चिल्ड्रन, आफ्टर मेटालिक कॉइन्स व्हाट यू गॉट इज, मेटल के कॉइन्स के बाद पेपर मनी। मोहनजोदारो मूवी देखी होगी ना, मेटालिक कॉइन्स थे ना उसमें, ऑफ गोल्ड सिल्वर। पेपर मनी नाउ एवरीवन नो, 5 रुपए, अभी 5 तो क्या बोलेंगे, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए के नोट। ओके, उसके बाद बैंक मनी। बैंक मनी में क्या होगा, चेक, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा, दैट इज बैंक मनी। देन केम प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। दे विल आस्क यू ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, आंसर इज प्लास्टिक मनी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी। इनफैक्ट इन टुडे सिनेरियो जहाँ इंसान बाहर जाने से भी डरता है बिकॉज ऑफ कोरोना, आप ये सब कितना यूज करते हैं, लाइक कंप्यूटर यूज करते हैं, डिजिटल वॉलेट यूज करते हैं, अपने स्मार्ट कार्ड यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी में स्मार्ट कार्ड, डिजिटल वॉलेट, यूज नहीं करते। पेटीएम, गूगल पे, व्हाट इज दैट, इट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी, राइट? ओके, एक बात बताओ, ऐसे यदि ये एक करेंसी नोट है, मान लो 2000 का नोट है ये, यदि ये सिर्फ एक पेपर होता तो क्या उसकी वैल्यू 2000 होती? क्या उसकी फेस वैल्यू उसकी इंटरेंसिक वैल्यू के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। क्या 2000, क्या 2 रुपये भी नहीं मिलते इस पेपर के टुकड़े के? क्यों मिल रहे? बिकॉज इट इज बैक्ड बाय लॉ। लॉ ने बोला है कि ये करेंसी है। तो लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या होता है समझिए। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या है? मनी इज बैक्ड बाय लॉ। लॉ बोलता है कि ये रुपया है और इसके बदले में एक्सचेंज होगा। So legal tender money, money is backed by law and cannot be refused by anybody. कोई ऐसे नहीं बोल सकता नहीं मुझे कैश में दे, मुझे तो है ना इसके बदले में इतना सिल्वर दे। You can't refuse it and cannot be refused by anyone while doing exchange। और हमारे लिए लीगल टेंडर मनी क्या है? कॉइन्स एंड करेंसीज आर लीगल टेंडर मनी। एंड नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है? ऑप्शनल मनी होता है। दैट इज आप उसको चाहें तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप चाहें तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। दैट इज नॉन लीगल टेंडर मनी। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शनल मनी। नॉन लीगल टेंडर money is also called as optional money। एग्जाम में पूछते हैं वो व्हाट इज लीगल टेंडर मनी। एग्जाम में ये जो पूरे 9 स्टेजेस है, उन 9 स्टेजेस को एक एग्जाम्पल के साथ दे आस्क चिल्ड्रन।
Now moving on to the next topic, functions of money, very important for exam. Functions of money. Also comes in MCQ children, MCQ में भी आ जाता है. First is primary functions. Second is secondary functions. And third is contingent functions. I hope you are drawing with me, you are writing with me. That is most important. Primary functions में क्या है? दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं और वो आपको हमने अभी पढ़े भी है. बार्टर के ड्रॉबैक्स में मनी आया बिकॉज बार्टर में ड्रॉबैक्स थे. तो अभी हमने पढ़ा मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी दो, बदले में गुड्स एंड सर्विसेज लो. मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एंड सेकेंड इज measure of value. इसको हम और क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ अकाउंट. मेजर ऑफ वैल्यू इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ अकाउंट. नाउ अंडरस्टैंड, आज यदि एक पेंसिल है, ये पेंसिल 5 रुपीज की है, ठीक है. एक नोटबुक है, वो नोटबुक 20 रुपीज की है. हर चीज की एक वैल्यू है. बिकॉज ऑफ मनी, 1 रुपया ऊपर 1 रुपया नीचे, यू कैन मेजर द वैल्यू विच इज नॉट पॉसिबल इन बार्टर सिस्टम. सो मनी के प्राइमरी फंक्शंस मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू का दूसरा नाम यूनिट ऑफ अकाउंट. समझो और उसके बाद लर्न करो, क्योंकि वो इन दोनों के या तो दिस कैन कम इन फिल इन द ब्लैंक फॉर्म, दिस कैन ऑल्सो कम इन ऑड वन आउट फॉर्म, कि वो दो और डाल देगा और बोलेगा ए बी सी डी, इन चारों में से कौन से दो आर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी. तो यदि यही नहीं किया तो क्या आंसर करेंगे हम? देन सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी. फर्स्ट इज स्टैंडर्ड या डिफर्ड पेमेंट. डिफर्ड पेमेंट का मतलब है आज सामान खरीदना और फ्यूचर डेट में उसका पेमेंट करना. दैट इज उधार पे सामान खरीदना. दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मनी. बार्टर में ऑन स्पॉट देयर इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स एंड देयर इज एक्सचेंज. बट मनी में आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं और इसीलिए बैंक्स होती है क्योंकि मनी है. तो स्टैंडर्ड या डिफर्ड पेमेंट. Okay, then is store of value. Money is store of value. Then transfer of value. आराम से मुझे किसी को भी आज 1 करोड़ का पेमेंट करना है, मैंने कोई घर खरीदा है, मुझे 1 करोड़ का पेमेंट करना है, I can easily transfer the value in the form of money. Okay, so these three are important secondary functions of money. Now the contingent functions. Measurement of national income. National income is the money value of goods and final goods and services produced in a country
during a accounting period. तो नेशनल इनकम मेरे देश ने पूरे साल में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसका वैल्यू कितना है वो तो मनी टर्म्स में पता चलेगा ना. तो यदि मनी नहीं है तो नेशनल इनकम कैसे मेजर करना है? तो कंटिजेंट फंक्शंस में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, देन इट इज बेसिस ऑफ क्रेडिट, मनी है तो उधार है, नहीं तो नहीं है. Then you have imparts liquidity to wealth and estimation of macroeconomic variables. Okay, children. So हम contingent functions of money की measurement of national income and basis of credit इतना करिए आप. Now we'll talk about qualities of money.